बेसिकली ये होता क्या है, जैसे हम इनकम टैक्स निकालते हैं तो इनकम टैक्स में क्या होता है, आपने कौन कौन सी इनकम पर किस किस पर्सन को इनकम टैक्स देना है, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग हैं, कुछ इंडियन सिटीजन हैं, कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ इंडिया से बाहर रहते हैं, तो कौन कौन सी इनकम पर कौन कौन सा पर्सन इंडिया में टैक्स देगा, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर। तो उसके लिए पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि भाई कितना इनकम पे कितना कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। बेसिक रूल क्या होता है कि जो इंडियन रेजिडेंट है उसको इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स देना होता है। लेकिन जो फॉरेन रेजिडेंट है वो खाली किस पे टैक्स देगा, जो इंडिया से पैसा कमाया, जिसमें उसने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया इनकम अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। यदि कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कौन होगा, रेजिडेंट, और अदरवाइज दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिक कंडीशन को देखा जाता है कि वो सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता। स्टेटस जो है वो ईयर वाइज चेंज होता रहता है। क्या होता है स्टेटस, ईयर वाइज डिफरेंट होगा, माने इस साल अलग होगा, हर साल का हमें उसके नंबर ऑफ डेज देखने पड़ते हैं कि वो नंबर ऑफ डेज कितना इंडिया में स्पेंड कर रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग टू ऑल 182 days और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। माने इस साल, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट 15-16, हम प्रीवियस ईयर 15-16 की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल 15 से लेकर मार्च 16 तक वो कम से कम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ठीक है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है कि इस साल तो ही इज इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, माने इस साल तो 60 दिन हो। और इस साल वाला तो असेसमेंट ईयर नहीं, हमें यहाँ पर जो हमारा मीनिंग है वो असेसमेंट ईयर का नहीं है, हम प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जब भी हम डिस्कशन करेंगे, माने प्रीवियस ईयर जिस साल उसने पैसा कमाया उस साल वो 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, और उससे पहले के 4 साल मिलाकर उसने इंडिया में पूरा एक साल 365 डेज होने चाहिए। जैसे हम 15-16 की बात कर रहे हैं, तो 15-16 से पहले कौन सा हो गया, 14-15, 13-14, 12-13 और 11-12। तो इन 4 सालों के टोटल नंबर ऑफ डेज जो स्पेंड किए इंडिया में वो 365 होना चाहिए। अब सपोज एक लास्ट ईयर में 60 डेज और इस साल वो 60 दिन होना चाहिए। अब सपोज जैसे लास्ट ईयर वो था ही नहीं, तो मतलब 4 सालों के एग्रीगेट नंबर ऑफ डेज, यानी कि एटलीस्ट वन शुड बी सेटिस्फाइड, कोई सी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 4 सालों में एक साल वो था ही नहीं, फिर एक साल वो 300 डेज था, फिर नेक्स्ट ईयर 100 डेज था, तो कुल मिलाकर 365 दिन क्रॉस होना चाहिए। तो ये क्या है हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन। तो अगर कोई पर्सन 182 सेटिस्फाई करता है तो वही बात खत्म हो गई, वी विल नॉट गो ऑन सेकंड कंडीशन। माने इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब आपकी फर्स्ट अनसेटिस्फाइड हो। लेकिन हमारे पास अभी 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, माने दीज आर द पर्सन्स, उन पर खाली फर्स्ट एप्लीकेबल होती है। अगर वो फर्स्ट सेटिस्फाई करेंगे तो रेजिडेंट, और सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नॉन रेजिडेंट। माने जो 60 डेज वाली कंडीशन है वो इन लोगों पर नहीं देखी जाएगी। वो लोग कौन कौन से हैं, इंडियन सिटीजन जो इंडिया का नागरिक है, लीव इंडिया, इंडिया छोड़ के गया इस साल फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब खाली जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे हम बोलते हैं कि वो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो खुद के लिए काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, अपने काम से गया हो, या कंपनी के काम से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गया हो, और या फिर वो कौन हो, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप, जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर कौन होता है, जो शिप को ऑपरेट करता है। तो ऐसे लोग हों तो पहला कौन सा हुआ, जिसने इंडिया छोड़ के गया हो एम्प्लॉयमेंट के काम से, या फिर कौन हो, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, या फिर कौन हो, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
माने या तो वो कौन हो, इंडिया का सिटीजन हो, या फिर कौन हो, इंडियन ऑरिजिन का पर्सन जो इंडिया विजिट पे आया है। एंड हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, माने वो या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया बिफोर 15 अगस्त, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सिटीजनशिप कौन डिफाइन करता है कि वो या उसके या स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन सेटिस्फाई इंडियन सिटीजनशिप रूल्स। एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्लूड्स एंड तो दीज आर द पर्सन जिन पर हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट सेटिस्फाई करेंगे तो रेजिडेंट। तो बेसिक कंडीशन हमें क्या बताती है, माने बेसिक ने हमें बताया कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और फिर हमने देखा कि ये पर्सन वो है जो सेकंड को सेटिस्फाई, जो सेकंड में नहीं आ सकते, जिनके ऊपर हम सेकंड कंडीशन को चेकआउट नहीं करेंगे। नाउ जब कोई पर्सन रेजिडेंट हो जाएगा, जैसे कोई पर्सन बिकम रेजिडेंट, नाउ हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी को चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वो पर्सन एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। माने एडिशनल को चेक करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब वो पर्सन रेजिडेंट हो चुका हो। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वही बात खत्म हो गई। माने एडिशनल कब देखेंगे, व्हेन वो ऑलरेडी पहले से रेजिडेंट हो, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए हमारे पास दो एडिशनल कंडीशन है और दोनों ही सेटिस्फाई करनी होती है। माने बोथ इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, एक से काम नहीं चलेगा। एक सेटिस्फाई कर दी, एक नहीं की या दोनों नहीं की, तो वो क्या मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी। माने ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। पहली क्या है, ही हैज बीन resident in India for at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। माने इस साल से पहले के 10 सालों में कोई से 2 साल कम से कम वो इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 15-16, तो 15-16 से पहले के 10 साल कौन कौन से, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, ऐसे 10 साल में कोई से 2 साल लगातार नहीं, 2 साल कोई भी हो सकता है, कोई से भी 2 साल वो क्या रह चुका हो, इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हो। अब वो इंडिया का रेजिडेंट कैसे रहा होगा, क्योंकि उन 2 सालों में उसने क्या सेटिस्फाई किया होगा, बेसिक कंडीशन। मानी अगर उसने उन 2 सालों में बेसिक सेटिस्फाई किया होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट था उस साल के लिए। तो पहले के 2 सालों में कम से कम उसने कोई से 2 साल में बेसिक को सेटिस्फाई कर रखा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि उन 2 सालों के लिए ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर? नाउ तो पहली एडिशनल क्या कि पहले के 10 सालों में 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट रह चुका। दूसरी एक और है कि पहले के 7 सालों के मिलाकर, लगातार 7 ईयर्स के मिलाकर उसके कम से कम 730 दिन इंडिया में होने चाहिए। माने 730 days or more in the 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। माने इस साल से पहले के 7 साल के कुल नंबर ऑफ डेज जो उसके इंडिया में है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 730। तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए कि पहले के 10 में 2 साल तो वो रेजिडेंट रह चुका हो और पहले के 7 सालों के उसके इंडिया में नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए, 730। अगर दोनों बातें पूरी कर देगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और एक पूरी करता है या एक ही पूरी नहीं करता तो क्या बोलेंगे, रेजिडेंट तो है बट ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की कि कोई पर्सन रेजिडेंट कब होगा, नॉन रेजिडेंट कब होगा। अब हम देखते हैं कुछ नोटिंग पॉइंट्स। जनरली इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 182 days, the day he enter into India and the day he leave India should both be treated as stay in India। जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया दोनों दिन काउंट होंगे। मैं बोथ डेज हम उसके इंडिया में काउंट करेंगे 182 को गिनते समय। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, हाउ एवर इन ब्रॉड 9 केसेस वे स्टे इन इंडिया एटलीस्ट नियर 182 की क्रॉस करती है तो हम आर्ली बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि वो सपोज इंडिया में 2 घंटे के लिए आया, अपना काम निपटाया और आउट ऑफ इंडिया चला गया।
फिर नेक्स्ट डे 4 घंटे के लिए आया, फिर नेक्स्ट डे 5 घंटे के लिए आया, तो ऐसे 3 दिन आया, तो 3 दिन काउंट नहीं होंगे, 2 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 5 घंटे, ऐसे मिलाकर जब उसके 24 घंटे इंडिया में आ जाएंगे तो हम उसको 1 डे काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आर्ली बेसिस पे इंडिया में आ रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और वो जस्ट क्लोजिंग पॉइंट पे है, 182 के आसपास आ रहे हैं उसके नंबर ऑफ डेज, तो वो आर्ली बेस पर भी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि लॉजिकली जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी है उसकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा इनकम्स पे टैक्स देना होता है। अगर नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है तो उसकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो कंपैरेटिवली क्या होंगी, कम होंगी। Hour of entry and departure is not given. We should take both days of entry and day of departure और stay in India. ये इसको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे आया, कितने बजे गया। When अगर वो उसको नहीं प्रूव कर पाता है तो फुल डे काउंट होगा। Place and purpose of stay in India is immaterial. इंडिया में कहाँ है, चाहे वो राजस्थान में हो, जयपुर में हो, पंजाब में हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है तो वो क्या माना जाएगा, ही इज अ पर्सन ऑफ, जो इंडिया में है। प्रेजेंस इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वुड आल्सो बी रिगार्डेड एज प्रेजेंस इन इंडिया। जो इंडिया की वाटर टेरिटोरियल बाउंड्री है, अगर वो उसमें भी है तो भी हम मानेंगे ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, तो हम क्या ट्रीट करेंगे कि वो इंडियन ऑरिजिन का पर्सन है। तो मैंने